Investment in market securities is subject to market risk. Read all the documents carefully before investing. तपन, गुड मॉर्निंग टू यू एज वेल। इस चीज का कैसे देख रहे हैं मार्केट के टेक्सचर को आप? गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। देखो मार्केट टैक्स से तो पूरा अभी ऑफ कोर्स वी आर इग्नोरिंग जो ट्रम्प बोल रहे हैं। होपफुली एक नई डील आ जाए जल्द से जल्द, क्योंकि ना वही डील की वजह से एक ट्रिगर आ सकता है। बाकी हम लोग रिजल्ट्स की बात करें, वही मार्केट ट्रिगर रहेगा। जिस तरह से आईटी के रिजल्ट रहे अभी तक ना इतने अच्छे नहीं आते। कल टेक महिंद्रा ने एक अच्छा खासा थोड़ा सरप्राइज दिया मैनेजमेंट कमेंट्री के थ्रू, लेकिन अदरवाइज आप देखें तो मिले जुले रिजल्ट है। और इस क्वार्टर में भी मुझे ऐसा नहीं लग रहा है कि कुछ खास रिजल्ट आएंगे। आई थिंक Q2 विल बी मच मोर बेटर, क्योंकि वहां हमें रेट कट का जो बेनिफिट होगा वहां तब ट्रांसफर होगा, प्लस इन्फ्लेशन जो कम हुआ है। सो आई थिंक Q2 में भी बेटर। ये क्वार्टर मिक्स बैग ही रहेगा जिस तरह से जा रहा है। ऑफ कोर्स काफी आशा है बैंकिंग, फाइनेंशियल्स, कह सकते हैं ऑटो, रियल एस्टेट, उन सब में रेट सेंसिटिव स्टॉक्स में कि वहां कुछ नो हमें अच्छी खासी कमाई देगी। वो आज हमें पता चलेगा किस तरह से आज शाम को रिजल्ट आ रहे हैं एक्सिस बैंक उन पे। लेकिन एट द एंड ऑफ द डे जो भी इन्वेस्टर है उनको आई थिंक डोमेस्टिक सेगमेंट्स में ज्यादा फोकस करना चाहिए, सेक्टर्स में, क्योंकि वहां ही मुझे एक तरह से रिजल्ट अच्छे लगे। जो भी एक्सपोर्ट ओरिएंटेड है वहां अभी भी नमी लग रही है, क्योंकि ग्लोबली इतना पता नहीं क्या होने वाला है। ट्रम्प के बयान भी पता नहीं चल रहे। सो आई थिंक डोमेस्टिक फैक्टर्स पे ज्यादा ध्यान दीजिए और नो वहां रिजल्ट ठीक ठाक लगेंगे। जो मैंने सेक्टर्स बोले वहां मुझे लग रहा है कि वहां ठीक ठाक रिजल्ट आ सकते हैं। ग्लेनमार्क फार्मा ने भी अच्छा परफॉर्म किया है, तो आप देख रहे हैं कि ग्लेनमार्क फार्मा में और भी पोजिशनली जो है देखिए पॉजिटिव फंडामेंटल न्यूज फ्लोज आ रहे हैं। तो आप किस तरह देखते हैं ग्लेनमार्क फार्मा पे तपन? जी शरद जी, देखो ग्लेनमार्क फार्मा ऑनेस्टली जो बीच में एक डिस्कवरी आई थी वो उनके लिए बहुत ही पॉजिटिव। आपने देखा था 10% का मूवमेंट उस टाइम पे भी आया था, फिर एक यूएस एफडीए के इशू की वजह से वापस हो गया था। लेकिन जो ये कमेंट्री आपने बताया कि 23% का उन्होंने नो अपना टारगेट दिया है गाइडेंस का, तो वो बहुत है मार्जिन के लिए, क्योंकि ये एक तरह से 5% अपमूव बहुत अच्छा होता है। और ये 2 साल से ना काफी हद तक क्लीन फॉर्मेट में आगे एक्सपांशन भी कर रहे हैं। और वो आर&डी और काफी हद तक उनकी है, काफी सारे प्रोडक्ट्स उनके ऑलरेडी पाइपलाइन में है। और ए&डी फार्मा पाइपलाइन में वो काफी हद तक आगे निकल चुके हैं। जो उनका प्रोस्पेक्ट है वो बहुत ही बढ़िया है। और यूएस में भी अच्छी तरह से ग्रोथ भी हो रही है। तो एशिया इमर्जिंग मार्केट में भी उन्होंने बताया, मैंने लास्ट सुना था कि उनका ना मार्केट एक्सपांशन हो रहा है। तो ऑलमोस्ट यहाँ से भी मुझे ऐसा लग रहा है कि एक अच्छा खासा अपसाइड दिख रहा है। ग्लेनमार्क फार्मा ओवरऑल अभी के जो रिसेंट न्यूज थे उसके हिसाब से तो बहुत अच्छे है। और जो एक यूएस एफडीए का जो वार्निंग लेटर है वो आई थिंक वो भी रिजॉल्व हो जाएगा। सो मेरे हिसाब से अगर किसी ने इन्वेस्ट किया आई थिंक बने रहना चाहिए, और एवरी डिप्स ये बाय कर सकते हैं इस स्टॉक में। तपन जरा एक बार पीएसयू बैंक्स पे देखे, कल स्टॉक्स में तेजी भी देखने मिली थी और जिस तरह एसबीआई की अनाउंसमेंट आई, तो किस तरह आप देख रहे हैं अब पीएसयू बैंक्स को तपन अभी? जी सर जी, देखो पीएसयू बैंक में तो मेरा काफी पॉजिटिव आउटलुक है, क्योंकि नो अभी जिस तरह से इन्फ्लेशन के डेटा आया 2.1%, तो यहाँ से लग रहा है कि ना आरबीआई और इंटरेस्ट रेट कट कर सकते हैं। 50 बेसिस पॉइंट तो हमने सोच के ही रखा था, शायद उससे भी ज्यादा हो। तो वो एक पॉजिटिव पॉइंट है। और पीएसयू बैंक्स को डायरेक्टली फायदा होता है जब भी रेपो रेट कट होता है ना, तो प्राइवेट बैंक से ज्यादा फायदा होता है, क्योंकि वो लैंडिंग रेट जल्दी काटते हैं। और अब कुछ भी बोल दो, क्रेडिट ग्रोथ हमेशा पीएसयू बैंक का ज्यादा रहता ही है। तो इसमें भी आप देख सकते हैं कि ना काफी सारे पीएसयू बैंक अप आ रहे हैं। और ये 2 क्वार्टर भी मुझे ऐसा लगे कि रिजल्ट पॉइंट ऑफ व्यू से भी ठीक ठाक रहेगा। अगर आप बोल रहे हो कि मेरी प्रीफरेबल पिक है, तो ऑफकोर्स एसबीआई मेरा हमेशा प्रीफरेबल पिक रहा है, लेकिन वो हिला नहीं है काफी टाइम से। लेकिन ये जो 25,000 करोड़ का जो अभी जो क्यूआईपी कर रहे हैं, आई थिंक उससे भी उनको काफी बेनिफिट मिलेगा। और ओवरऑल पीएसयू बैंक्स में अगर आप देखो तो एनपीए काफी कंट्रोल में, लिक्विडिटी का कोई प्रॉब्लम नहीं है। और पैट भी अगर आप देखो तो ईयर ऑन ईयर पिछली बार जो देखा था मिड 20s में ऑलमोस्ट ग्रोथ हुआ है। सो मार्जिन थोड़ा कॉम्प्रेस हो रहा है, क्योंकि ऑफ कोर्स आपका जैसे रेपो रेट का होता है तो नेट इंटरेस्ट मार्जिन कॉम्प्रेस होता है। लेकिन क्रेडिट ग्रोथ अगर 15 से 20% रहा तो वो कॉम्पनसेट कर लेगा, तो वहां एक बेनिफिट है। एसेट क्वालिटी इंप्रूवमेंट रहेगी, एटलीस्ट ये साल तो लग रहा है कि एसेट क्वालिटी मेंटेन करेगी। आगे जाके जैसे क्रेडिट ग्रोथ बढ़ता है तो एनपीए में थोड़े इश्यूज आ जाते हैं, लेकिन वो थोड़ा टाइम लगेगा। मे बी वी कैन सी दैट 3-4 क्वार्टर्स आफ्टरवर्ड्स। तो डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन भी पीएसयू में ठीक ठाक चल रहा है। तो आई थिंक पीएसयू ओवरऑल एज अ बास्केट मुझे अच्छा लग रहा है, और वन शुड रिमेन इन्वेस्टेड अगर मैं इन्वेस्ट किया हो तो। आपका व्यू क्या होगा एंजल वन को लेकर? बाय और डिप करना है या फिर स्टे अवे, दूर रही इससे? अभिषेक जी, देखो ये दिखाता है कितना साइक्लिकल बिजनेस है ये, एटलीस्ट ब्रोकिंग बिजनेस। आप देखिए कि किस तरह से वॉल्यूम गिर गए।
और ये पता था कि वॉल्यूम गिरने वाला है। वो आप देखो एस्टिमेट्स में भी ये काफी हद तक बोला गया था कि ये वॉल्यूम गिरेंगे, लेकिन वही प्रॉब्लम है कि क्या ये कंटिन्यू रहेगा, दैट इज द मेन क्वेश्चन। चलो ये क्वार्टर तो पता था कि वॉल्यूम गिरने वाले और ये अच्छे खासे गिरे, लेकिन आगे जाके भी जेन स्ट्रीट का मामला ये मंथ में ही हुआ है। अब जेन स्ट्रीट के बाद वापस वॉल्यूम एफएनओ में गिर रहे हैं, तो वहां भी अगर प्रॉब्लम रही, और आई थिंक एंजल भी वहां से काफी हद तक उनका वॉल्यूम बढ़ रहा था, तो वहां भी अगर आप देखो तो अगर वॉल्यूम या तो कम ही रहेंगे या तो और गिरेंगे, तो फिर प्रॉब्लम है नेक्स्ट क्वार्टर के लिए। तो यहाँ वो प्रॉब्लम आ जाती है, और ये काफी मार्केट ओरिएंटेड है। मार्केट अच्छा चला तो चलेंगे, नहीं तो प्रॉब्लम आएगी। देखो उम्मीद तो सबको लगती है कि कैपिटल मार्केट है तो ये लीनियर वे में ऊपर जाना ही चाहिए, लेकिन नो जिस तरह से वॉल्यूम है, लेकिन ये दिखा था कि इसमें बहुत वॉलेटिलिटी रहती है, और इसके वजह से आप प्राइस मूवमेंट भी देखो एंजल का काफी टाइम से इतना वॉलेटाइल ही रहा है। मेरे हिसाब से अभी भी इनको प्रॉब्लम रहेगी, क्योंकि जेन स्ट्रीट का मामला ये क्वार्टर में हमें पता चल गया कितना बड़ा मामला था, और उसके वजह आई थिंक मैंने कल भी एक देखा कि और एक एफआईआई ने बैकआउट कर दिया जेन स्ट्रीट के वजह से। तो ये सब चीजें रहेगी, तो वॉल्यूम कुछ एक दो क्वार्टर थोड़े कम रह सकते हैं। प्लस अभी देखिए यहाँ कोई भी ब्रोकिंग हाउस में अभी ये एंजल भी वेल्थ मैनेजमेंट की तरफ बढ़ रहे हैं, तो वहां एक अच्छा अपॉर्चुनिटी रहता है, वहां स्टेबल अर्निंग रहती है। तो किस तरह से एंजल अभी वेल्थ मैनेजर की तरफ मूव करेंगे, नहीं तो अगर ब्रोकिंग उनका मेन बिजनेस रहा तो वहां वॉलेटिलिटी इस तरह से देखेगी। तो एज ए इन्वेस्टर यू शुड बी वेरी केयरफुल कि अगर इस वॉलेटिलिटी में आपको पता नहीं चला, कंसिस्टेंट रिटर्न फिर मिलते नहीं है। तो यहाँ मेरे हिसाब से जब तक वो वेल्थ मैनेजमेंट की तरफ पूरा जाए नहीं, और या तो ये एफएनओ के वॉल्यूम वापस ना आए, आई थिंक वेट करना चाहिए, कोई जल्दी नहीं करनी चाहिए लेने की। एक आध क्वार्टर मुझे और लग रहा है कि शायद पेन रहेगा, नेक्स्ट सीजन देख के फिर वी कैन टेक अ डिसीजन, अदरवाइज अभी के लिए तो मेरे तरफ से अवॉइड रहेगा। फार्मा स्पेस में न्यूज फ्लोज भी पॉजिटिव है और स्टॉक वाइज मूव्स भी अच्छे नजर आ रहे हैं। जी मानसी, देखिए आज देखे तो ग्लेनमार्क का बहुत अच्छा न्यूज था। इवन आपने जैसे वेबजाइडर्स और इन सब के न्यूज दिखा रहे हैं ना कि एक तरह से ना एक पॉजिटिव सेंस आ रहा है फार्मा सेक्टर, और मैं भी बुलिश हूँ काफी टाइम से, जो मैं चैनल में बता रहा हूँ, क्योंकि आप देखिए इन सब कंपनियों ने बहुत ही अच्छा होमवर्क किया, और अभी काफी हद तक इन सब के प्रोडक्ट्स भी काफी लॉन्च हो रहे हैं, जो पेटेंट कहते हैं पाइपलाइन में, तो वो भी लॉन्च हो रहे हैं, और उनको काफी अप्रूवल भी मिल रही है यूएस एफडीए से। अगर देखो तो काफी सारे कंपनीज के यूएस में, जैसे सिप्ला हो या लुपिन हो, उनके यूएस के सेल्स देखो तो ऑल टाइम हाई है अभी, और इवन बाकी सब कंट्रीज में भी अच्छी तरह वो एक्सपांड भी कर रहे हैं। मेरे हिसाब से आगे जाके भी ये सेक्टर एक रहेगा, फोकस में रहेगा, और यहाँ भी ऑफ कोर्स थोड़ा टैरिफ आ सकता है, जिस तरह से ट्रम्प ने बोला है कि हम छोटे टैरिफ से स्टार्ट करेंगे, लेट्स सी वो आता है कि नहीं आता है। लेकिन आई थिंक ओवरऑल प्रोस्पेक्ट फार्मा सेक्टर का बहुत पॉजिटिव है, और यहाँ से अगर आपने ये सेक्टर में इन्वेस्ट किया, आई थिंक बने रहना चाहिए। तपन, बाजार की शुरुआत पर आपका एक टेक जानना चाहेंगे, इस वक्त क्या कुछ है आपके रेडार पर? सेक्टर स्पेसिफिक भी बटा हुआ है इस वक्त बाजार। जी बिल्कुल मानसी, देखिए जैसे अभिषेक जी ने बोला ना कि आईटी में वापस थोड़ी वीकनेस दिख रही है, तो देखो ये हो रहा है सेक्टर स्पेसिफिक। अगर हम लोग बात करें तो काफी वॉलेटाइल रहा है, और ना जिस तरह से रिजल्ट सीजन आ रहा है ना, तो एक ऐसा कोई क्लियर विनर दिख नहीं रहे अभी कि ऐसे बड़ी मूवमेंट नहीं आए। तो इस दौरान ना हमें वी हैव टू बी वेरी केयरफुल इन सिलेक्शन ऑफ स्टॉक्स, और खास करके आई थिंक जो सेफर साइड है वहां, जैसे रियल एस्टेट है, जैसे शरण ने ऑलरेडी बताया, बैंकिंग है, एनबीएफसी, वहां फोकस है। एनबीएफसी की मैं खास बात करना चाहूंगा, क्योंकि एनबीएफसी में एक मूवमेंट अभी आई है, और आई थिंक ये बरकरार रहेगी। कल ही हमने देखा कि एलआईसी हाउसिंग और काफी हाउसिंग फाइनेंस कंपनी में अच्छी खासी तेजी दिखी, तो मैं वहां काफी पॉजिटिव, खास करके एलआईसी हाउसिंग फाइनेंस में भी मैं पॉजिटिव हूँ, क्योंकि आप देखो ये काफी सेफ पोजीशन में, और उनके एनपीए भी कंट्रोल में, प्लस ये जो इंटरेस्ट रेट कट हो रहा है ना, तो वो काफी कह सके उनको पॉजिटिव रहेगा, क्योंकि एक तो एनपीए प्लस अगर बात करें तो हाउसिंग फाइनेंस में एक बड़ा जो चीज होती है ना कि उनके कोलेटरल अच्छे होते हैं, तो मुझे हाउसिंग फाइनेंस अच्छा लग रहा है। उसमें भी खास एलआईसी हाउसिंग देख सकते हो, या एलएनटी हाउसिंग, वो आप सेगमेंट देख सकते हो जहां आपको इन्वेस्ट करना चाहिए। और एट द एंड ऑफ द डे बैंकिंग भी एक है, जो आज रिजल्ट पता चलेगा किस तरह से जाएंगे, लेकिन हाँ बैंकिंग, एनबीएफसी, और खास करके रियल एस्टेट, और कुछ सिलेक्टेड एफएमसीजी आप देख सकते हो। तपन, आप कैसे देख रहे हैं डीएलएफ पे, खास करके एक नई एंट्री आ रही है, नई मार्केट में आ रहे हैं, वापस री एंटर कर रहे हैं मुंबई में?
जी हाँ, ये पॉजिटिव है डीएलएफ के लिए काफी बड़ा, और सब एट द एंड ऑफ द डे मुंबई को भी एक नया डेवलपर मिलेगा, बड़ा डेवलपर मिलेगा। और देखिए उन्होंने, जैसे आपने बोला एनसीआर में तो उनका एक तरह के मोनोपोली है, और जिस तरह से उन्होंने लास्ट कुछ लग्जरी अपार्टमेंट बेचे, आई थिंक एक वीक 2 वीक में बिक जाते थे। और आई थिंक कल मैंने न्यूज फ्लो ये देख रहा था, ये जो नया लॉन्च करे वो भी काफी अफोर्डेबल है, इतना कुछ महंगा नहीं है, तो आई थिंक वो भी शायद एक आध वीक में बिक जाए ऐसा दिख रहा है। तो ऑफकोर्स डीएलएफ प्रीमियम सेगमेंट बहुत ही अच्छा कर रहे हैं, और अगर आप देखो तो उनका प्री सेल ही 23,000 करोड़ के आसपास था। आगे जाके उनका टारगेट है कि ऑलमोस्ट ये साल में, ये एंड तक भी 26,000 करोड़ का वो ऑलमोस्ट कंप्लीशन कर देंगे। और यहाँ से उनका मार्जिन भी एक्सपेंशन हुआ है, अगर आप देखो ना पिछले बार, तो काफी सारे पॉजिटिव न्यूज फ्लो है। और लग्जरी ब्रांड में तो आपको भी पता है कि मार्जिन का बेनिफिट रहता है, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे वो प्रीमियम में बेचते तो नाम से ही बिक जाता है। तो वहां मुझे लग रहा है डीएलएफ अभी वापस, वो थोड़ा ऊपर था वापस नीचे आया, आई थिंक यहाँ से भी मुझे अच्छी खासी मूवमेंट ऑन द अपसाइड दिख रही है। और यहाँ से मुझे लग रहा है कि कम से कम 15-20% की मूवमेंट आनी चाहिए। ओवरऑल रियल एस्टेट सेक्टर भी अभी थोड़ा रेट कट के वजह से न्यूज में है, और बेनिफिट भी मिलेगा। तो आई थिंक यस, डीएलएफ एक लॉन्ग टर्म के लिए आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। थर्मेक्स को लेकर तपन जी क्या व्यू है? क्या आपको लगता है कि ये जो तेजी आई है सस्टेन करेगी या फिर रहने दें इसे? जी, थर्मेक्स की अगर मैं बात करूँ ना, तो अगर जैसे कैपिटल गुड्स की कंपनी है तो काफी हद तक फोकस में रही है, और यहाँ देखिए तो डबल डिजिट ईपीएस ग्रोथ भी रहा है, और वो आगे जाके लग रहा है कि डबल डिजिट ग्रोथ वो टारगेट भी कर रहे हैं। लेकिन देखो उनका जो मेन ऑर्डर बुक आई थिंक आएगा वो ग्रीन एनर्जी ऑर्डर बुक से इनफ्लो से आएगा। ऑपरेटिंग प्रॉफिट ठीक ठाक है, और यहाँ से मुझे ऐसा लग रहा है कि वो काफी हद तक नो क्लीन एनर्जी की तरफ, वो क्लीन टेक इनिशिएटिव ज्यादा करने वाले हैं। तो जिस तरह से मैनेजमेंट की कमेंट है तो वो पॉजिटिव है। ऑफ कोर्स आपने जैसे बोला कि उसने कुछ कमा के दिया नहीं है, दैट इज द प्रॉब्लम। लेकिन जिस तरह से कैपिटल गुड सेक्टर जा रहा है, जिस तरह से ऑर्डर बुक्स आ रहे हैं, आई थिंक यहाँ थोड़ा आपको ध्यान रखना चाहिए। लेकिन प्रॉफिटेबिलिटी इतनी खास दिख नहीं रही है, धीरे धीरे ही बढ़ रही है, और थोड़ी वीक ही थी लास्ट क्वार्टर। तो मेरे हिसाब से Q1 ये देखना चाहिए रिजल्ट किस तरह से आ रहा है, इतनी जल्दी नहीं करनी चाहिए, थोड़ा पॉजिटिव रहेगा क्योंकि सेक्टर पॉजिटिव है। लेकिन अगर आप बाकी सब स्टॉक्स देखो यही सेक्टर में वो बहुत अच्छा कर रहे हैं। तो मेरे हिसाब से ये क्वार्टर देख लीजिए किस तरह से, बाद में आपको पोजीशन बनाए। अदरवाइज कैपिटल गुड्स में काफी अच्छे स्टॉक्स है, जैसे सीमेंट्स है या एबीएबी है, वो आप नजर में रखते हैं। इवन कमिंस भी अच्छा है, तो वो नजर में रखते हैं कंपेयर टू थर्मेक्स। अब तपन, एक बार ऑटो एंसिलरी स्पेस पे आपकी राय भी मुझे एक जाननी थी। बालकृष्ण इंडस्ट्रीज खास करके टायर स्टॉक्स को लेके, कि यहाँ पे कोई एक रिकवरी देखने मिल सकती है, खास करके जिनके यूरोप या नॉर्थ अमेरिकन जो एक्सपोजर है आपके टायर कंपनीज की, या अभी भी वेट एंड वॉच रहने वाला है? देखो टायर कंपनीज को एक इनहेरिटेंट पॉजिटिव ये आ रहा है कि क्रूड ऑयल नीचे है तो उनको रॉ मटेरियल ही सस्ता मिल रहा है, तो वो एक बड़ा बेनिफिशियल। खास करके अगर हम बालाकृष्ण इंडस्ट्री की बात करें तो उनकी भूज कैपेसिटी वो लोग बढ़ाने वाले हैं ऑलमोस्ट 2 साल में, तो वो एक पॉजिटिव है। वो लोग डाइवर्सिफिकेशन भी कर रहे हैं नेक्स्ट 2 साल में, क्योंकि काफी उनका कॉन्सेंट्रेटेड पोर्टफोलियो था। और अगर आप देखो तो उनकी जो नेदरलैंड की सब्सिडरी है वहां वो लीवरेज भी करने वाले। तो बालाकृष्ण इंडस्ट्री ऑफकोर्स अभी अच्छा खासा थोड़ा मूवमेंट आ रहा है, लेकिन यहां से भी मुझे ऐसा लग रहा है कि थोड़ा मिडिल रिटर्न देगा, उतना खास नहीं, क्योंकि ऑलरेडी काफी ज्यादा दिन आ चुका है इसमें। और रॉ मटेरियल प्राइसेस भी अगर आप देखो तो स्टेबल रहेंगे, इतने बढ़ेंगे नहीं। तो मुझे यहां से लग रहा है कि एक आध क्वार्टर थोड़ा देख लीजिए। अभी मेरा होल्ड का पोजीशन होगा, अभी डायरेक्ट बाय नहीं होगा। लेकिन आगे जाके किस तरह से टैरिफ आते हैं, किस तरह से इंडिया और वहां की डील होती है, प्लस काफी हद तक मैक्सिको भी से भी सप्लाई होता है ओवरऑल में, अगर एंसिलरी इंडस्ट्री की भी बात करूं तो वो सब हमें देखना पड़ेगा, तब जाके ऑटो एंसिलरी में किस तरह से इम्पैक्ट पता चलेगा। सो आई थिंक अभी के लिए होल्ड है, अभी बाय करने की जरूरत नहीं है यहाँ।